तो क्या हालचाल। मेरा नाम है अभिषेक गायकवाड़ और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस 2 चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सोशल हेल्थ। तो ऑलरेडी हमें पता है कि 3 टाइप्स के हेल्थ होते हैं। एक होता है मेंटल हेल्थ, एक होता है फिजिकल हेल्थ और एक होता है सोशल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ हमें पता है कि अगर कोई भी इंसान अगर वक्त के पहले ही काफ़ी ज़्यादा समझदार हो जाए, काफ़ी होशियार हो जाए या उसे काफ़ी चीज़ों की समझ हो तो उसे हम मेंटली हेल्दी इंसान बोलते हैं, है ना। और वैसे ही अगर कोई फिज़िकली हेल्दी हो, फिज़िकली मतलब ऐसा कोई इंसान जो बीमार नहीं हो रहा है, उसकी बॉडी काफ़ी अच्छी खासी है, तो उसे हम फिज़िकली हेल्दी कहते हैं। ठीक है। तो सोशली हेल्दी क्या होता है, तो देखिए सोशली हेल्दी मीन्स हाउ वेल यू कैन बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशनशिप विद अदर्स। सोशली हेल्दी मतलब आप दूसरों के साथ कितना अच्छे से रिलेशनशिप बना सकते हो और कितना अच्छे से रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो। सादे शब्दों में इसमें आता है कि आप कैसे बात करते हो, कैसे बिहेव करते हो, आप अपने परिवार के साथ वक्त बिताते हो या नहीं बिताते हो, या आप अक्सर अकेले रहते हो। ये सारी चीज़ें सोशल हेल्थ में आती है ना। जो भी इंसान अच्छे से लोगों से बातें कर पाता है, अच्छे रिश्ते बना पाता है, वो सोशली हेल्दी होता है। और जो भी इंसान लोगों से बातें नहीं कर पाता है, डरता है, चुप चुप रहता है या अकेला अकेला सा रहता है, वो सोशली अनहेल्दी होता है। तो देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ में क्या दिया गया है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो सोशल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला दिया गया है फाइनेंशियल स्टेटस। फाइनेंशियल स्टेटस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है सोशल हेल्थ को अफेक्ट करने में। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पे शादी में गए हो, सारे लोगों ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, है ना, और आपकी थोड़ी पैसों की अड़चन होने के कारण आपने नॉर्मल से कपड़े पहने हैं, है ना। अब नॉर्मल से कपड़े पहने हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं क्योंकि पैसे कम थे, तो अब तुम्हारी इच्छा नहीं होंगी लोगों से बात करने की। अब चुपके से रहोगे, चुप रहोगे, किसी से बात नहीं करोगे, जल्दी काम हो जाए जल्दी भग जाओगे, है ना। तो अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन कम हो तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि उसकी सोशल हेल्थ भी क्या हो सकती है, ख़राब हो सकती है ना। सेकंड यहाँ पे दिया गया है एजुकेशन, कि अगर किसी में अगर एजुकेशन की कमी हो, जैसे अगर कोई एजुकेटेड बंदा है उसको बोला जाए कि भाई ये पढ़ के दिखा या ये मुझे सुना के दिखा, इसके बारे में मुझे बता थोड़ा, तो जो एजुकेटेड पर्सन है क्योंकि उसे नॉलेज है काफ़ी ज़्यादा, तो वो जल्दी जल्दी बता देगा उसे कि भाई ये ऐसी नहीं ऐसी चीज़ें होती है, ऐसा नहीं ऐसा करना पड़ता है। लेकिन वही अगर किसी नॉर्मल बंदे को जिसको पढ़ना नहीं आता या जिसकी अच्छी खासी एजुकेशन नहीं हुई है, वो डर जाएगा, वो बोल ही नहीं पाएगा, वो बात ही नहीं करेगा, है ना, क्योंकि उसे समझता नहीं है वो सारी चीज़ें, है ना। तो जब किसी के अंदर एजुकेशन की कमी होती है तो सोशल हेल्थ भी क्या होती है, उसकी कमज़ोर हो जाती है। उसके बाद क्या दिया है, रेसिडेंशियल एरिया। रेसिडेंशियल एरिया बोले तो तुम्हारी रहने की जगह, जैसे तुम स्लम में रहते हो, है ना, तो तुम्हारी भाषा में ही दिख जाएगा कि ये बंदा स्लम का है। अगर तुम फ्लैट्स में रहते हो तो तुम काफ़ी चुप चुप से रहते हो, लोगों से बातें नहीं कर पाते हो, क्योंकि फ्लैट्स में वैसे भी लोग कोई किसी से बात नहीं करता है ना। तो रेसिडेंशियल एरिया भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है कि तुम्हारी सोशल हेल्थ कैसी होगी, है ना। उसके बाद क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कि तुम्हें जॉब मिल रही है या नहीं मिल रही है ना। कभी कभी क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ लेते हैं, 10वीं भी अच्छे मार्क्स से पास कर लेते हैं, 12वीं भी अच्छे मार्क्स से पास कर लेते हैं, ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, लेकिन जॉब नहीं मिलते। एंड जॉब नहीं मिलने के कारण स्ट्रेस तैयार होता है, परेशानियाँ आती है, चिंता होती है। और इस चिंता में, स्ट्रेस में जो पर्टिकुलर इंसान होता है वो बात करना बंद कर देता है, सोशलाइज होना बंद कर देता है, लोगों से मिलना बंद कर देता है, क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता है कि कोई मुझसे पूछ ना ले कि भाई तेरी जॉब लगी क्या, है ना। तो इसके वजह से भी, जॉब के वजह से भी जो सोशल हेल्थ है वो अफेक्ट होती है। और वैसे ही ट्रांसपोर्ट, आपकी आजू बाजू के लोग, सराउंडिंग वगैरह, ये सारे भी मैटर करते हैं। अब इसके बाद दिया है तुम्हें मेंटल स्ट्रेस क्या होता है। देखिए मेंटल स्ट्रेस मतलब तुम्हें पता है कि मेंटल स्ट्रेस मतलब होता है मानसिक तनाव, ठीक है। अब मानसिक तनाव का इन्होंने पहला पॉइंट बोला है कि पॉपुलेशन एंड कंपटीशन एक बड़ा रोल प्ले करता है मानसिक तनाव देने के लिए। अब देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, और पॉपुलेशन बढ़ने के कारण कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर तुम बिजनेस में जाओ तो बिजनेस में भी काफ़ी कंपटीशन है, यूट्यूब पे आओ, यूट्यूब पे चैनल ओपन कर दो, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। अगर तुम नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब करने की कोशिश करो तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है।
और इस कंपटीशन के कारण तुम्हें मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है, और मेहनत करने के बाद भी तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे इसकी कोई 100% गारंटी नहीं होती है। और इसी वजह से जो यंगस्टर्स होते हैं वो स्ट्रेस में चले जाते हैं कि यार मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन फिर भी मेरे हाथ में वो चीज़ नहीं आई, है ना। तो इसके वजह से भी मेंटल स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। उसके बाद बोला है जेंडर इनइक्वालिटी, कि जेंडर इनइक्वालिटी मतलब कि अगर लड़का लड़की में अगर भेदभाव किया जाए तो लड़का या लड़की में स्ट्रेस तैयार हो जाता है। जैसे हम घर में ही देखते हैं कि अगर हमारी बहन अगर हो तो बहन को ही सारे काम दिए जाते हैं, जा तू बर्तन भी धो ले, कपड़े भी धो ले, खाना भी बना ले, साफ़ सफाई भी कर ले। अब देखो, जो लड़का है उसको भी कुछ ना कुछ काम होगा, है ना, और जो लड़की है उसको भी कुछ ना कुछ काम होगा, उसकी भी एग्ज़ाम होंगी, उस लड़के की भी एग्ज़ाम होगी, लेकिन स्टिल लड़कियों को ही काम बताए जाएंगे, लड़कों को चुपचाप बैठाया जाएगा, है ना, आराम करने दिया जाएगा। तो ये मतलब पहले हुआ करता तो अब तो होता नहीं है, लेकिन आज भी कई कई घरों में होता है शायद मोस्टली। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि भेदभाव करने के कारण जो लड़कियां हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, और ऐसा ही भेदभाव कभी कभार लड़कों में भी हो जाता है, लड़कों पर भी भेदभाव करे जाते हैं। मतलब होता है ना, लड़कियों के ऊपर ज़्यादा दया दिखाई जाती है, लड़कों के ऊपर ज़्यादा दया नहीं दिखाई जाती है ना। और हमारा जो लॉ है वो भी लड़कियों के खिलाफ नहीं है, लड़कों मतलब खिलाफ तो है नहीं, लेकिन मोस्टली लड़कियों का ज़्यादा सुना जाता है। लड़का अगर फंस जाए तो फिर फंस जाता है पूरा टोटली, है ना। आपने बहुत सारे केसेस भी देखे होंगे ऐसे कि लड़का काफ़ी इजीली फंस जाता है फिर ऐसे इसमें। चलो वो तो बात की बात है, मैं उतना डिटेल में जाऊँगा नहीं, एंड मेरा वो काम है भी नहीं, लेकिन होता है लड़कों के ऊपर भी भेदभाव होता है। उसके बाद अपना थर्ड पॉइंट है क्राइम एंड वायलेंस। ठीक है, जैसे जैसे देखिए दुनिया आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे लोगों में मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोग काफ़ी ज़्यादा आक्रामक यानी अग्रेसिव भी होते जा रहे हैं। एंड अग्रेसिव होने के कारण कभी कभार उनके हाथों से क्राइम्स भी हो जाते हैं, जो एट दी एंड उन्हें फिर से मेंटल हेल्थ इश्यूज देते हैं या मेंटल स्ट्रेस देता है ना। या कभी कभार तो लोग पैसे कमाने के चक्कर में भी क्राइम कर लेते हैं, एंड देन लास्ट में वही मेंटल स्ट्रेस होने आता है। उसके बाद दिया है तुम्हें एडिक्शन। एडिक्शन क्या होता है, तो एडिक्शन बोले तो किसी भी चीज़ का लत लग जाना, है ना, किसी भी चीज़ की लत लग जाने को हम एडिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, या किसी भी गांजा चरस जो भी होता है, इन सब चीज़ों का जब हम सेवन करते हैं तो हमें उस चीज़ का एडिक्शन हो जाता है। देखिए, जब इसकी शुरुआत होती है तो शुरुआत तो ये पीयर प्रेशर से होती है कि आपके कोई दोस्त है, वो दोस्त आपको कह रहा है कि भाई ट्राई कर ले, कुछ नहीं होता, हमने भी करा है, हमें कुछ नहीं हुआ, तुझे क्या होगा, है ना। एंड जब हम मना करते हैं एंड फिर भी उनके ट्राई कर बोलने के बाद जब हम एक बार ट्राई करते हैं, तो एक बार ट्राई करने के बाद, दो बार ट्राई करने के बाद धीरे धीरे ये आदत बन जाती है, एंड यही आदत कल जाके एडिक्शन बन जाती है। एंड ये कब एडिक्शन बन जाती है हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो ये एडिक्शन आखिरकार क्या करता है, तो ये एडिक्शन से फिजिकल और मेंटल दोनों प्रकार की हेल्थ को डैमेज पहुंचता है। फिजिकली हमें क्या डैमेज होगा, तो देखिए फिजिकली किसी किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को अगर स्मोकिंग की आदत है तो लंग्स के कैंसर हो जाते हैं, लंग के कोई इशू हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत, ये सारी इश्यूज, है ना, लीवर के इश्यूज हो जाते हैं। मेंटली हमें क्या होता है, मेंटली किसी किसी को कन्फ्यूज़न, कोई मेंटली वीक हो जाता है, कोई अग्रेसिव हो जाता है, किसी किसी के अंदर लो सेल्फ कंट्रोल हो जाता है ना। हमने देखे होंगे ना, कोई कोई जो एडिक्शन वाले होते हैं इंसान, उनके अंदर ना अग्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। उनको अगर हम थोड़ा सा कुछ बोल दें काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। कभी कभार तो ये एडिक्शन वाले लोग इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि क्राइम भी कर लेंगे तो इन्हें पता नहीं चलता। क्राइम कर लेते हैं, उसके बाद इनको पता चले अरे यार मैंने इसको मार दिया, है ना। और कभी कभी क्या होता है कि इनके अंदर कन्फ्यूज़न भी काफ़ी ज़्यादा आता है कि मैं कहाँ पे हूँ, है ना। आपने ही देखा होगा कोई कोई जो अल्कोहलिक होते हैं उनको, कि वो दारू पी के सोए हैं, गटर में ही सोया है, और उनको पता भी नहीं है कि वो गटर में सोए। उनको तो ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ मैं तो आलीशान किसी गद्दे पे सोया हूँ, लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि वो गटर में सोए होता है ना। तो इससे कन्फ्यूज़न, अग्रेशन, ये सारी चीज़ें मेंटली स्टार्ट हो जाती है ना। और साथ ही साथ ये लोग मेंटली वीक भी हो जाते हैं, काफ़ी जल्दी रो देते हैं। हमने देखे होंगे कि कोई अल्कोहलिक लोग, उनसे अगर थोड़ी सी हमने इमोशनल बातें कर दी तो वो रोने भी लग जाते हैं, है ना। तो ये सारे मेंटली इफेक्ट्स होते हैं। उसके बाद आपको दिया गया है क्रॉनिक डिसीजेस।
अब क्रॉनिक डिसीजेज मतलब क्या होता है, ऐसे कोई डिसीजेज जो लंबे समय तक तुम्हारे साथ है या मरते दम तक तुम्हारे साथ है। जैसे हमें सर्दी खांसी होती है ना। सर्दी खांसी जब होती है वो एक दिन के लिए होती है, 2 दिन के लिए होती है, हार्डली 1 हफ्ता, बस उसके बाद नहीं होती है ना। उसके बाद मतलब होंगी लेकिन लगातार कंटिन्यूस में नहीं होती है ना। लेकिन क्रॉनिक डिसीजेज मतलब ऐसे डिसीजेज जो आज हुई तो शायद मरते दम तक तुम्हारे साथ में ही रहेंगे, उसे हम कहते हैं क्रॉनिक डिसीजेस। तो यहाँ पे तुम्हारे बुक में एड्स, टीबी, लेप्रोसी, मेंटल डिसऑर्डर जैसे बीमारियों के नाम दिए गए हैं, है ना। एड्स भी हमें पता है, टीबी, लेप्रोसी, मेंटल डिसऑर्डर मतलब मानसिक बीमारियाँ कुछ, ये सारी। अब क्रॉनिक डिसीजेस से होता क्या है कि देखिए, जिनको भी क्रॉनिक डिसीजेज होती है उनको अक्सर ना अकेला अकेला सा महसूस होता है, अकेला अकेला सा, या उनको अवॉइडेड महसूस होता है। क्योंकि आप ही देखिए ना, अगर किसी इंसान को ऐसी कोई बीमारी है, किसी इंसान को टीबी जैसी बीमारी है, वो जब भी थूकता है तो उसके मुंह से ब्लड निकलता है, काफ़ी ज़्यादा खांसते रहता है ना। तो क्या आप उसके पास जाओगे? नहीं। आपकी मम्मी बोलेंगी कि बेटा उसके पास मत जा, वो ऑलरेडी बीमार है, तुझे भी इन्फेक्शन लग जाएगा। अब ये सुनने के लिए तो काफ़ी नॉर्मल लगता है कि हाँ यार, मैं खुद को सेफ कर रहा हूँ, मैं उसके पास नहीं जाऊँगा। लेकिन जिसको हुआ ही है, जिसको टीबी है, जिसको एड्स है, उसको क्या महसूस होता होगा कि भाई मेरे पास तो कोई आ ही नहीं रहा, मुझे कोई पूछ भी ना रहा कि मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, मुझे तो कोई खाना खाया क्या, ये सब भी चीज़ें नहीं पूछ रहा, ना मेरा कोई लाड़ कर रहा है, लाड़ तो छोड़ो, मेरे से कोई बात भी नहीं कर रहा है। तो इससे क्या होता है, उनके अंदर भी मेंटल स्ट्रेस तैयार होता है, उनको भी ऐसा लगता है, अकेला अकेला सा लगता है, उनको भी अवॉइडेड लगता है कि मेरे पास कोई आ नहीं रहा, मुझे सब लोग छोड़ के जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें, है ना। तो ये सब होता है क्रॉनिक डिसीजेज में, तुम्हें यही दिया गया है। उसके बाद है कम्युनिकेशन मीडिया एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इसमें तुम्हें ना तुमने आजकल ये काफ़ी कॉमन दिखाऊंगा कि पहले काफ़ी अलग सी लाइफ थी, आज काफ़ी अलग सी लाइफ है। पहले जहाँ हम मतलब मस्त खेला करते थे, अब तुम लोग खेलते क्या था पता नहीं, लेकिन मैं जब छोटा था, या मतलब हमारी जब थी बचपना, तो हम लोग काफ़ी खेला करते थे। मतलब ग्राउंड में हम ही खेला करते थे, दिन भर खेला करते थे। एंड देन हमारी मम्मी फिर शाम को आके हमको चिल्लाती थी कि बेटे बहुत हो गया खेल के, चल अभी पढ़ाई कर, या चल अभी घर हो जा, है ना। लेकिन आजकल अगर तुम गार्डन में जाके देखो या पार्क्स में जाके देखो तो तुम्हें बच्चे मिलते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे बच्चे घर में बैठ के फ्री फायर खेल रहे हैं, कोई पबजी खेल रहा है, कोई शायद रील्स बना रहा है, या कोई रील्स देख रहा है, कंज्यूम कर रहा है रील्स सिर्फ, है ना। तो ये सारी चीज़ों की वजह से सोशल हेल्थ जो है वो उनकी एक प्रकार ख़त्म सी हो गई है। जहाँ एक समय था सारे बच्चे एक पार्क में आके खेला करते थे, बातें करते थे, कुछ नई चीज़ें सीखते थे, है ना। अब वही बच्चे एक जगह अपने रूम में पैक होके रील्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, माँ बाप से भी बात नहीं कर रहे, अकेले सिर्फ मोबाइल में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये तुम्हें बताया गया है तुम्हारे बुक में। उसके बाद क्या गया बोला है कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ इंटरनेट, मोबाइल या कंप्यूटर, मतलब आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया। आजकल के लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करेंगे। एक्सेसिव बोले तो जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। आजकल के बच्चे बोलो, जवान बोलो, ऐसे प्रकार से मोबाइल यूज़ करेंगे जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। सुबह भी यूज़ करेंगे, दोपहर को भी यूज़ करेंगे, शाम को भी यूज़ करेंगे, रात को सोएंगे नहीं, 3 बजे तक जागेंगे एंड देन उसके बाद सोएंगे। तो इससे ही हम बोलते हैं एक्सेसिव यूज़ या अननेसेसरी यूज़ ऑफ इंटरनेट या मोबाइल। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इससे हम हमारी जो सराउंडिंग होती है उससे अनअवेयर हो जाते हैं। जैसे कभी कभार आप नहीं देखा होगा कि आप मोबाइल चला रहे हो एंड देन आपकी मम्मी ने आपको आवाज़ दिया तो आप रिप्लाई नहीं दिया, देन आपकी मम्मी ने 1-2 रैपट मारे तब आपने रिप्लाई दिया। या किसी आपने छोटे बच्चों को देखा होगा जो आईपैड या जो भी टैबलेट होता है, जो भी उनको दिया जाता है, वो उसको दिया गया, आप उसके हाथ खींच रहे हो, वो आपको जवाब नहीं दे रहा, आप उसके गाल खींच रहे हो, आपको जवाब नहीं दे रहा, आप उसके पैर खींच रहे हो, आपको जवाब नहीं दे रहा और बोल भी नहीं रहा कुछ। लेकिन जैसे आपने उसका मोबाइल खींचा, अब उसका रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, अब वो रोना चालू कर देता है। तो इससे होता क्या है, जब हम एक्सेसिव बहुत ज़्यादा जब हम मोबाइल का यूज़ करते हैं तो हम हमारी सराउंडिंग से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे कोई गाल खींच रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा, मतलब बच्चों की बात कर रहा हूँ, उन्हें पता ही नहीं चलता कि भाई मेरे पैर भी कोई खींच रहा है। नहीं, उनकी ध्यान सिर्फ वो स्क्रीन की तरफ होता है।
ठीक है। तो इससे यही एक इशू है कि हम हमारी सराउंडिंग से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम इसमें से क्या क्या आती है जो आपने भी मे बी फेस करी होंगी। एक है हेडेक, सिर दुखना स्टार्ट हो जाता है। काफ़ी छोटे छोटे बच्चे, अभी तक उन्होंने कोई स्ट्रेस नहीं लिया है, अभी तक ना पैसे कमाने की चिंता उनके पीछे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे 10-12 साल के बच्चे हॉस्पिटल में जाते हैं, सिर दुख रहा है, ये प्रॉब्लम्स बताते हैं, है ना। टायर्डनेस, थकान, दिन भर कुछ नहीं कर रहे, मोबाइल देख रहे हैं, लेकिन फिर भी थकान हो रही है। तो इससे थकान क्यों होती है? देखिए, हम तो नहीं काम कर रहे हैं, हम तो एक जगह पे बैठे हुए हैं मोबाइल देखते हुए, लेकिन होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन है वो 24/7 नई नई इन्फॉर्मेशन ले रहा है। कभी रील्स देख के इमोशनल हो रहा है, कभी वही रील्स देख के एक्साइटमेंट में जा रहा है, कभी वही रील देख के हंस रहा है ना। और कभी यूट्यूब पे जाके हंस रहा है, कभी यूट्यूब पे जाके सैड हो रहा है। अलग अलग प्रकार की इमोशन कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, वो फील कर रहा है। तो इसके वजह से हमें टायर्डनेस महसूस होती है, भले ही हम कुछ काम करो या ना करो, ठीक है। उसके बाद जॉइंट पेन हो गया, आई प्रॉब्लम। जॉइंट पेन बोलो तो यही हाथ पैर दुखना, आई प्रॉब्लम, डोळे डोळे मतलब देखो मराठी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी मराठी की लैंग्वेज है ना। आई प्रॉब्लम बोले तो आँखों की कोई प्रॉब्लम हो जाती है किसी किसी बच्चों को। छोटे छोटे बच्चे होते हैं लेकिन स्टिल आजकल उन्हें चश्मे लगे होते हैं। जैसे हमारी मेरी एज है अभी 21 साल, लेकिन स्टिल मुझे चश्मा नहीं लगा है। लेकिन बहुत सारे 12 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, उनको चश्मे लगे हुए हैं। और क्यों लगते हैं? तो यही कारण है, मोबाइल, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन स्लीप, बहुत सारे लोग ये होते हैं कि उन्हें नींद ही नहीं आती है, इतना मोबाइल यूज़ करते हैं कि उन्हें नींद ही नहीं आती है ना। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो 3 बजे सोते, 3 बजे का स्नैप डालेंगे, 4 बजे सोते, 4 बजे का स्नैप, 2 बजे का स्नैप डालेंगे, सोते ही नहीं है लोग, मोबाइल देखते रहते हैं, है ना। तो ये सारे हमें इश्यूज हो सकते हैं। और अभी कभी कभार क्या होते हैं कि जो बच्चे होते हैं, है ना, मोस्टली बच्चों में ये इशू होता है। बच्चे क्या करते हैं कि जो कैरेक्टर वो देखते हैं मोबाइल में, मे बी कोई कार्टून में या किसी गेम्स में वगैरह, जो कैरेक्टर देखते हैं उनकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जैसे बहुत सारे ना ऐसे छोटे बच्चे होते हैं जो रील्स में ना किसी शायर, वो नहीं रहता अगर समीर स्टाइलो जैसे कोई ये ऐसा वगैरह करेंगे, कुछ भी करेंगे, ऐसे अगर कोई बच्चे होंगे तो उनको देख रहे हैं तो वैसा घर में भी मम्मी को भी ऐसे करके दिखा रहे है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो देखते हैं वही करने का ट्राई करते हैं। रील्स में उन्होंने देखा कि कोई बंदा आ रहा है ऐसा कर रहा है, तो घर में जाके भी ऐसे ही करेंगे, है ना। कोई बच्चे के साथ झगड़ा हो रहा, उसको भी वैसे ही बिहेव कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों के साथ। और अगर हम कोई मार धाड़ वाले गेम खेल रहे हैं, है ना, तो बच्चे भी, उनका ब्रेन वैसे ही डेवलप होता है। उनको लगता है कि यार अगर खुश होना है, अगर हमें अच्छा फील करना है तो हमें भी मार धाड़ करनी पड़ेगी। हमें भी गेम्स में जो दिखाया जाता है ना, मार रहे हैं, मार धाड़ हो रही है, वैसे हमें रियल लाइफ में भी करना चाहिए, तभी हमें खुशी मिलेगी। तो ये भी आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुका है। और आजकल मोबाइल का या टेक्नोलॉजी का हम काफ़ी गलत इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे फेक न्यूज़ सुन लेते हैं कभी कभार, और उससे इन्फ्लुएंस होके किसी कंटेंट क्रिएटर को या किसी इंसान को गालियाँ देना भी चालू कर देते हैं, है ना। और कभी कभार इनअप्रोप्रिएट वीडियोस, देखो इंटरनेट का जो काम है वो मतलब इंटरनेट जो बना है वो अच्छे कामों के लिए बनाया गया था, लेकिन जो लोग हैं वो इनअप्रोप्रिएट वीडियोस, मतलब ऐसे वीडियोस जो नहीं देखने चाहिए उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद र्यूमर्स, जो अफवाहें हैं उनको हम कभी कभार फॉलो कर लेते हैं, सोचते हैं कि यही सच बात है ना। उसके बाद एक्सीडेंट शूट्स मतलब क्या होता है कि अगर कोई इंसान मरा हुआ है, मरा हुआ नहीं, एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, एंड एक्सीडेंट हुआ है तो हमारा काम है उसको बचाना, इंसानियत के नाते उसको बचाना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसका वीडियो बनाते हैं कि भाई क्या एक्सीडेंट हुआ है, पहले उसका वीडियो बनाएंगे, वो तड़प रहा है, वो आपसे भीख मांग रहा है जान बचाओ करके, लेकिन नहीं, पहले आप वीडियो बनाओगे। और ये वीडियो क्यों बनाया जा रहा है? वीडियो बनाया जा रहा है किसी तो भी प्लेटफॉर्म में अपलोड करने के लिए, जस्ट बिकॉज कल जाके यही वीडियो जब वायरल हो जाएगा तो इसको ही लाइक्स मिलने वाले हैं। तो वो जस्ट चंद लाइक्स के लिए हम उसकी जान छोड़ के पहले वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी भी इश्यूज होते हैं। और साथ ही साथ और एक नया इशू आजकल कॉमन हो चुका है, वो है सेल्फी साइड। सेल्फी साइड मतलब क्या होता है कि कोई बंदा है जो व्लॉगिंग कर रहा है ना, व्लॉगिंग आजकल काफ़ी कॉमन हो गया, व्लॉगिंग कर रहा है और व्लॉगिंग करते करते वो अभी फॉर एग्जांपल किसी हिल पे है ना, पहाड़ी इलाके में है, और वो व्लॉग करते करते ऐसा खुद को दिखा रहा है, उसका ध्यान नहीं है कि पीछे खाई ख़त्म हो चुकी है एंड गिर गया। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सेल्फी साइड।
सुसाइड हमें पता है, सुसाइड मतलब जान दे देना, सेल्फिसाइड मतलब सेल्फी के चक्कर में जान दे देना, है ना। कभी कभी हम न्यूज़ भी सुनते हैं कि कुछ फ्रेंड्स थे, तैरने गए थे में भी ऐसा कुछ, है ना, एंड वो लोग सेल्फी खींच रहे थे एंड सेल्फी खींचते खींचते पानी में गिर गए एंड मर गया, ऐसा भी सुनते हैं, है ना। बहुत सारे मतलब ऐसे ऐसे न्यूज़ आते रहते हैं कि वो सेल्फी खींचने गए थे एंड गलती से गिर गए, पहाड़ की तरफ फिर सेल्फी खींच रहे थे एंड गिर के मर गए, ऐसा बहुत सारी न्यूज़ आते हैं। ठीक है, तो इतना ही था। इससे क्या क्या इफेक्ट होता है, अब ये कम्युनिकेशन मीडिया और एक्सेसिव यूज़ करने से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं सोशल लाइफ पे, ये देखिए। एक सबसे पहला इफेक्ट है लोनलीनेस एंड आइसोलेटेड। एक इफेक्ट पड़ता है कि हम हमेशा अकेले रहने की आदत डाल लेते हैं, क्योंकि अब दोस्तों के साथ खेलने में उतना मज़ा नहीं आ रहा है। हमें हर सेकंड में कुछ ना कुछ मज़ा चाहिए, और हर सेकंड में अगर मज़ा चाहिए तो मोबाइल ही दे सकता है। हर सेकंड में नई रील, हर सेकंड में नई रील, लेकिन वो मज़ा दोस्तों के साथ नहीं आ रहा। तो ऐसे वक्त में हम क्या कर लेते हैं, अकेला रहना स्टार्ट कर देते हैं। हमारी रूम में अकेला ही रहेंगे, इंटरनेट चलाएंगे, मोबाइल चलाएंगे, है ना, और आइसोलेटेड रहेंगे, किसी से ना बात करेंगे ना कुछ करेंगे, ऐसा कुछ ये इफेक्ट हो जाता है। देन स्टॉप टॉकिंग विथ रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। ठीक है, और क्या क्या हो जाता है इशू की कभी कभार बच्चे अब फ्रेंड्स से भी बात करना बंद कर देते हैं, एंड जो रिलेटिव्स होते हैं उनसे भी बात करना बंद कर देते हैं। पहले के समय क्या होता था, मौसी का कॉल आया तो हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते कि भाई मौसी का कॉल आया, कुछ तो भी बात करेंगे, कुछ तो अच्छा बताएंगे। लेकिन आजकल के बच्चों को जब उनके रिलेटिव्स का कॉल आता है तो बात ही नहीं करते हैं। थोड़ा सा बात करेंगे एंड देन ये लो मम्मी मेरा हो गया बात करके, आप अब बात कर लो, मैं क्या ही बात करूँ, ऐसा करके जो बात है उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो इफ़ेक्ट्स है वो सोशल लाइफ पे भी होते हैं, सोशल मीडिया और अपने एक्सेसिव यूज़ ऑफ इंटरनेट के वजह से। अब उसके बाद आपको दिया गया है साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम्स क्या होती है भाई? साइबर क्राइम्स, देखो साइबर क्राइम्स आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा। वो नहीं कह रहे OTP मांगते हैं, आपको लॉटरी लगी हुई है, आप ना मुझे थोड़ा OTP बता दीजिए, देन हम जैसे उनको OTP बता देते हैं, ठीक है, एंड OTP बताने के बाद वो खट से कॉल काट देते हैं एंड आपके बैंक से खट से पैसे निकाल देते हैं, तो उससे ही हम बोलते हैं साइबर क्राइम। कोई क्राइम जो कंप्यूटर, इंटरनेट या मोबाइल के द्वारा किया जाए उसे हम साइबर क्राइम बोलते हैं। क्राइम होता है नॉर्मल, जो चेहरा दिखा के किया जाता है, मतलब ऐसा कोई नॉर्मल क्राइम क्या होता है कि वो बंदा खुद आ रहा है, खुद वो रॉबरी कर रहा है और जा रहा है। साइबर क्राइम मतलब क्या होता है, वो बंदा आपके सामने भी नहीं है, उसने आपको चेहरा भी नहीं दिखाया, लेकिन फिर भी वो आपके बैंक में से पैसा उड़ा के भाग जाता है, तो उसे हम बोलते हैं साइबर क्राइम, जो कंप्यूटर, इंटरनेट या मोबाइल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, तो बहुत सारे यहाँ पे साइबर क्राइम्स दिया है। सबसे पहला दिया है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का फ्रॉड। देखो क्या होता है कि कोई कोई लोग आपके द्वारा कैसे भी करके पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है, आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है, पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है, OTP के इन्फॉर्मेशन निकाले, OTP क्या है ये सब निकाल लेता है, एंड आपकी इस पर्सनल इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके वो अपना खुद का फ़ायदा करता है। मे बी वो आपके पैसों से कुछ और ख़रीद ले, या मे बी आपके पैसे निकाल ले, ये सारी चीज़ें वो करता है। ठीक है, सेकंड है ATM कार्ड का फ्रॉड। ATM कार्ड का फ्रॉड मतलब क्या, कि अगर मान लीजिए कि आपका ATM कार्ड का नंबर किसी और एक इंसान को पता हुआ है ना, अब वो जो दूसरा इंसान है जिसको आपके ATM कार्ड का नंबर, पासवर्ड पता हुआ है, वो ATM कार्ड लेके किसी ATM में जाएगा, पैसे निकाल लेगा एंड वो वापस कार्ड लाके आपके तरफ दे देगा, और आपको पता भी नहीं चला कि आपके पैसे चले गए। तो जब भी कोई इंसान आपका ATM कार्ड लेके जाए विदाउट आपकी परमिशन, आपके पैसे निकाल ले, तो उसे ही हम कहते हैं ATM कार्ड का फ्रॉड या ATM कार्ड टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स। ठीक है, उसके बाद दिया गया है ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम। ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम मतलब क्या होता है कि बहुत जगह पे क्या होता है कि ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े दिखाए जाएंगे या काफ़ी सस्ती सस्ती चीज़ें, मतलब फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल है 15,000 का, वो किसी वेबसाइट पे आपको 7,000 में मिल रहा है, तो सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है कि यार 15,000 का मोबाइल 7,000 में मिल रहा है। तो ऐसे में हम क्या कर रहे थे, जल्दी से जल्दी उस वेबसाइट से ऑर्डर करने की कोशिश करते हैं, और जैसे हमने ऑर्डर किया और वो पार्सल आया, हमने पैसे दे दिए, और लेकिन जब हमने पार्सल ओपन किया तो देखा गया कि उसमें मोबाइल ही नहीं है। तो इसे ही हम कहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम। इसमें होता क्या है कि आप सस्ती चीज़ें देखकर ऑर्डर तो कर लेते हैं, लेकिन रियलिटी में वो चीज़ वहाँ पे होती ही नहीं है, कुछ और ही चीज़ होती है, या पूरा खाली डब्बा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है,
तो ये एक ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम होता है। उसके बाद क्या है, हैकिंग। हैकिंग मतलब क्या कि अगर आपका किसी ने अकाउंट हैक कर लिया हो, है ना, या आपका किसी ने यूट्यूब चैनल हैक कर लिया हो, मोबाइल हैक कर लिया हो, और आपकी अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूज़ करी जा रही है ना, आपके खिलाफ, तो उसे हम कहते हैं हैकिंग। उसके बाद है फेक अकाउंट। आजकल ये काफ़ी कॉमन हो चुका है कि कोई इंसान किसी बंदे का फेक अकाउंट बना रहा है एंड अब उसकी बदनामी करने के लिए वो जो अकाउंट है वो यूज़ करा जा रहा है। तो अगर ऐसा किया जा रहा है तो उसे भी हम साइबर क्राइम में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। उसके बाद है पायरेसी। पायरेसी मतलब क्या होता है कि अगर आज के डेट में कोई मूवी रिलीज़ हुई है, ठीक है, वो लोगों को टिकट लेके देखना है। इन पायरेसी मतलब क्या होता है कि कोई बंदा अपने वेबसाइट पे वही मूवी फ्री में अपलोड कर दे रहा है। अब वो ही मूवी फ्री में जो अपलोड हुई है वो कोई इंसान डाउनलोड कर ले रहा है और मूवी देख रहा है। फ्री में मूवी का उसको एक्सेस मिल गया विदाउट टिकट लिए हुए, है ना। तो इसे ही हम बोलते हैं प्राइवेसी, सॉरी पायरेसी। उसके बाद है ब्लैकमेल। ब्लैकमेल जो है वो काफ़ी घिनौना गंदा सा काम है भाई। मतलब किसी लड़की है, किसी लड़की का वीडियो बना दिया, अब वीडियो बनाने के बाद उस लड़की को परेशान किया जा रहा है कि भाई तू मुझे पैसे दे दे वरना मैं तुझे या तेरा ये वीडियो डिलीट कर दूंगा, है ना। ये ऐसा अगर कुछ किया जा रहा है तो उसे हम ब्लैकमेल कहते हैं। और ये ब्लैकमेल जो है वो भी एक प्रकार का साइबर क्राइम है, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब तक देखो हमने समझ लिया कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस कैसे आता है। अब हमें समझना है कि स्ट्रेस हमें कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले दिया गया है लाफ्टर क्लब। अब देखो लाफ्टर क्लब क्या होता है भाई। हमने देखा है कि हम जब भी पार्क में जाते हैं सुबह सुबह तो कुछ ओल्ड एज लोग, मतलब आजी आजोबा वाले लोग पार्क में बैठे या खड़े होते हैं एंड बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। एंड वो ज़ोर ज़ोर से हंस के क्या कर रहे होते हैं, वो पागलपन नहीं कर रहे होते, वो अपना स्ट्रेस दूर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लाफ्टर क्लब से हमारी स्ट्रेस दूर होता है। देखिए होता क्या है कि जब हम किसी इंसान को हंसते हुए देखते हैं तो हमारे मन में भी हाँ हंसी आ जाती है। जैसे अगर कोई इंसान हंस रहा है तो हमारा एक ह्यूमन नेचर होता है कि अगर सामने वाला इंसान हंस रहा है तो हम भी हंस देते हैं। अगर सामने वाला इंसान अगर थोड़ा सैड है, नाराज़ है, तो हमारे दिल में भी नाराज़गी आ जाती है। तो उसी तरह लाफ्टर क्लब में क्या होता है कि जब वो आजी आजोबा हंसते हंसते रहते हैं तो बाकी के लोग जो हम जा रहे हैं वो भी थोड़ा खुश हो जाते हैं कि यार क्या हंस रहे हैं। तो हमें भी थोड़ी खुशी होती है, उनको भी थोड़ी खुशी होती है, हमारा भी स्ट्रेस दूर, उनका भी स्ट्रेस दूर, ऐसा। सेकंड है कम्युनिकेशन, कि जब भी आपको स्ट्रेस हो रहा है तो कम्युनिकेट करें, लोगों से बातें करें। देखो आजकल का प्रॉब्लम क्या हो गया है कि लोग एक तो दूर दूर रहते हैं एंड लड़कों में इशू ये होता है कि लड़के अपनी प्रॉब्लम बताते नहीं हैं एंड प्रॉब्लम दिल में ही रखते हैं। एंड देन हम केसेस सुनते हैं कि ये इस बंदे ने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, लटक गया वगैरह, ये सारी चीज़ें, है ना। तो कम्युनिकेट करना काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरी होता है जब भी आप स्ट्रेस में हो, ठीक है। अब कम्युनिकेशन आप किसी के साथ भी कर सकते हो, आपकी मम्मी भी हो सकती है, आप अपने भाई के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हो, या आपके कोई जिगरी दोस्त हो उसके साथ भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। उसके बाद बोला है हॉबीज़। आपको जब भी स्ट्रेस हो और आपको स्ट्रेस मैनेज करना हो तो आप अपनी हॉबीज़ ट्राई करें। अब सबकी अलग अलग हॉबीज़ होती है। मे बी किसी को क्रिकेट खेलना पसंद हो तो वो क्रिकेट खेले, स्ट्रेस कम हो जाएगा। अगर किसी को गाने लिखना पसंद है, सॉन्ग राइटिंग पसंद है, तो वो गाने लिखे, सॉन्ग राइटिंग करें, उससे स्ट्रेस कम होगा। अगर किसी को कुकिंग पसंद है तो कुकिंग करें, उससे स्ट्रेस कम होगा। मतलब जो भी आपकी हॉबीज़ है वो सारी हॉबीज़ ट्राई करें जिससे आपका स्ट्रेस क्या होगा, कम होगा। और उसके बाद बोला है फिज़िकल एक्सरसाइजेस। और जब भी हम फिज़िकल एक्सरसाइजेस करते हैं तब भी हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स है वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिससे हमारी स्ट्रेस जो है वो कम होता है। मतलब हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जिससे स्ट्रेस आता है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो जो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन होता है वो कम होता है और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिससे हमें खुशी महसूस होती है। उसके बाद यही योगा मेडिटेशन, ये भी हमें ट्राई करना है स्ट्रेस कम करने के लिए। योगा भी करते रहे एंड मेडिटेशन भी करते रहे जिससे आपकी बॉडी एंड मन शांत रहेगा। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो तंबाकू के खिलाफ काम करती है, जो स्ट्रेस के खिलाफ, एडिक्शन के खिलाफ काम करती है। तो सबसे पहला है यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट तंबाकू। तो ये जो यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट तंबाकू है ये 45 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बनाई गई है, जैसे WHO, टाटा ट्रस्ट, इन लोगों के द्वारा ये बनाई गई है। इनका एम क्या होता है, तो इनका एम होता है कि तंबाकू का जो मतलब एडिक्शन होता है उसको कम किया जाए
और लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाया जाए कि अगर तंबाकू खाए मतलब तंबाकू से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इश्यूज हमें फेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अवेयरनेस वगैरह ये फैलाते हैं। उसके बाद ये लोग प्रमोट करते हैं कि भाई हम कैसे हेल्दी लाइफ जी सकेंगे, तंबाकू फ्री लाइफ कैसे हम जी सकेंगे, ये सारी चीज़ें ये लोग प्रमोट करते हैं। उसके बाद है सेकंड सलाम मुंबई फाउंडेशन। ये एक फाउंडेशन है जो मोस्टली इस्लाम एरिया के जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर काम करती है कि उनको अच्छा एजुकेशन मिल पाए, उनको भी स्पोर्ट में इंटरेस्ट दिया जाए, उनको भी स्पोर्ट्स खिलाया जाए, है ना। और ये जो है वो 200 मुंबई के स्कूल्स में अभी काम करती है और 14,000 महाराष्ट्र के स्कूल्स जो है उनमें भी ये काम करते हैं और बच्चों को अच्छी लाइफस्टाइल देने का मदद करते हैं। और उसके बाद है गवर्नमेंट स्कीम्स। देखो गवर्नमेंट्स ने ना काफ़ी अलग अलग प्रकार के नंबर्स बताए गए हैं, मतलब कुछ हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं जो बच्चों को या एडल्ट्स को एडिक्शन से, स्ट्रेस से दूर करने के लिए मदद करती है। खूब सारी मतलब होते हैं गवर्नमेंट कॉल्स, हेल्पलाइन नंबर्स, जिसमें हम अगर कॉल करें और पता है कि मुझे ये इशू है, मुझे इस चीज़ का स्ट्रेस है, तो वो आपकी मदद करते हैं कि आप कैसे उसके साथ डील करोगे, कैसे आप उस स्ट्रेस को दूर करोगे। एंड अगर आपको कुछ एडिक्शन है तो उसके बारे में भी वो अच्छी चीज़ें बताते हैं, कैसे आप उससे दूर करोगे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यही था आपका ये सोशल हेल्थ वाला लेसन। आई होप आपको ये समझा होगा। ठीक है, नीचे आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। एंड आपको अगर ऐसे ही वीडियो पसंद आते हैं क्लास 10th के, क्लास 9 के या क्लास 8 के, तो आप मुझे सब्सक्राइब करके रख सकते हो। मिलते हैं, बाय बाय।